जय हिंद दोस्तों। टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसमें से जनसंख्या। इसमें देखेंगे आज भारत की जनसंख्या, उसके बाद देखेंगे झारखंड की जनसंख्या। देखिए, लास्ट हम लोग का भारत में जो जनगणना हुआ है वो 2011 में सेंसेक्स आया, जनगणना हुआ है। उसके बाद 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया है। ध्यान रखिएगा, जब भी अभी क्वेश्चन अगर आता है आप लोग का जनगणना से संबंधित, तो 2011 का ही हम लोग जनगणना के हिसाब से मारेंगे कि अगर टोटल जनसंख्या अगर पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ये ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारे संस्था जनगणना कराती है, वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही अभी क्लास करेंगे, और क्वेश्चन भी पूछेगा तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का जनगणना है 2011, आप लोग बताइए कौमी जनगणना है, कितने नंबर की जनगणना है? स्वतंत्र भारत की कितनी नंबर की जनगणना है? कमेंट में जरूर बताइए। और ध्यान रखिएगा, आज हम लोग जनगणना का शुरुआत इतिहास, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि 1881 में प्रथम नियमित जनगणना जो बोला जाता है कि हुआ था, 1972 में हुआ था, उसके पहले जो नियमित नहीं था, और 1981 से कंटिन्यू प्रत्येक 10 वर्ष में होते आ रहा है। उसके पहला पुराना इतिहास हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछता है 1921 को 1951, आप लोग बताइएगा कि लघु विभाजक किसे बोला जाता है, महान विभाजक वर्ष किसे बोला जाता है जनसंख्या का। तो ध्यान रखिएगा, महान विभाजक 1921 और लघु विभाजक अगर बोला जाए तो 1951। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नंबर में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में है। इसके पहले कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल में था। 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में कौन सा हो गया राज्य? तो बिहार हो गया। और लिंगानुपात हो, मतलब हर तरीका से हम लोग आज भारत के संदर्भ में जनसंख्या, उसके बाद दूसरा क्लास लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनसंख्या वृद्धि घनत्व पूरा। अभी भारत का जनसंख्या वृद्धि कितना है तो आप लोग कमेंट में बताइए, उसके बाद हम आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जनगणना का इतिहास क्या है। भारत में जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण जो है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, कि अर्थशास्त्र जो है किस विषय का पुस्तक है? तो ये है राजनीतिक विज्ञान। ध्यान रखिएगा। और किनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है? तो कौटिल्य। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। ये हम लोग हिस्ट्री में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखिए, भारत में प्रथम जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में मिलता है। मुगल काल में अबुल फजल की आईने अकबरी में भी जनसंख्या संबंधी विवरण मिलता है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित अगर देखा जाए तो व्यवस्थित जनगणना का प्रयास जो है ना 1865 से 1872 के बीच किया गया था। किसमें? वैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग। और पहली बार नियमित जनगणना अगर देखा जाए, पहली बार नियमित जनगणना तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में कराई गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन वाला। पहली बार जनगणना नियमित रूप से कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन उस समय भारत के तो गवर्नर जनरल थे। अब आ जाइए, तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना कराई जा रही। कब से? 1881 से। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये हमेशा पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की कितनी नंबर की है और भारत की कितना नंबर की जनगणना है।
तो स्वतंत्र भारत के अगर बोला जाए तो 7वीं, और 15वीं हो गया भारत की जनगणना 15वां नंबर की है, और 7वीं हो गया आपका स्वतंत्र भारत की जनगणना जो है वो 2011 की जनगणना है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया भारत की 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर स्वतंत्र पूछ देगा स्वतंत्र भारत की, तो ये हो जाएगा आपका 7वां नंबर की जनगणना है। अब हम लोग इसका 2011 में जो सेंसेक्स आया है, जनगणना रिपोर्ट आया है, उसे संबंधित वाक्य क्या है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की जो है 15वीं जनगणना 2011 में जो हुआ है, उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हमेशा पूछेगा। अब जब तक ये 2011 के बाद जनगणना अगर नहीं हुआ है, तब तक ये वाक्य को आप लोग याद रखिएगा कि 2011 का आदर्श जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, कौन किसके द्वारा किया गया है प्रकाशन? सी चंद्रमौली द्वारा। ये हमेशा जब उस समय जनगणना आयुक्त कौन था ये पूछता है, तो सी चंद्रमौली जी थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। उसके बाद आंकड़ों का प्रकाशन गृह जो है गृह सचिव कौन थे उस समय? तो जी के पिल्लई की उपस्थिति में किया गया था। आंकड़ों का प्रकाशन गृह सचिव जो था उनकी उपस्थिति में कराया गया था। तो कौन थे गृह सचिव? तो जी के पिल्लई। कौन थे? जी के पिल्लई। हमेशा पूछेगा ये। अभी सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त सब दिमाग में आ गया है। जो एग्जामिनर्स क्वेश्चन सेट करते हैं उनको ये पता है कि सी चंद्रमौली हम बार बार पूछ चुके हैं। तब पूछ देगा आप लोग का कि गृह सचिव कौन थे, किनके समक्ष प्रकाशन किया गया है? तो जी के पिल्लई के समक्ष प्रकाशन किया गया है, जो गृह सचिव थे उस समय। उसके बाद 30 अप्रैल 2013 को जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता और घनत्व से संबंधित अंतिम आंकड़े जारी किए गए। अंतिम आंकड़े कब जारी किया गया? 30 अप्रैल 2013 को। देखिए, भारत में अगर जनसंख्या वृद्धि अगर देखा जाए ना, 4 अवस्थाएं में बांटते हैं। पहली अवस्था देखा जाए तो 1901 से 1921 के बीच में। इस समय क्या हुआ ना कि जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत धीमी रही। धीमी रहने का क्या कारण था? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के धीमी रहने का कारण था कि उस समय, देखिए अभी वर्तमान समय में फैसिलिटी बहुत बढ़ गया है। आदमी का थोड़ा सा तबीयत खराब होता है तो लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन उस समय चिकित्सा व्यवस्था इतना दुरुस्त नहीं था, और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त ना होने के कारण जैसे क्या था, उस समय उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर था। क्या था? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। 1901 से 1921 के बीच में क्या था कि जन्म दर भी उच्च था, उच्च, और मृत्यु दर भी उच्च था। मृत्यु दर भी उच्च था। तो इसलिए जितना लोग जन्म लेते थे उतने लोग मर जाते थे। तो क्या होता? जनसंख्या उस समय स्थिर था। और 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि दर देखा गया। क्या देखा गया? नकारात्मक वृद्धि दर। इसमें दिक्कत ये हो गया ना कि उस समय लोग एक, जैसे अभी आप देखा जाए तो
2021 में देखते होंगे आप लोग, कोरोना जैसी महामारी उत्पन्न हो गया। उस समय 1900 ईस्वी 1911 के ईस्वी के समय खाद्यान्न की उतनी मतलब की उपलब्धता था नहीं, चिकित्सा व्यवस्था उतना दुरुस्त नहीं था, और अनेक प्रकार के संबंधित प्रकोप बीमारियां उत्पन्न होती रहती थी। तो क्या हो गया कि उस समय अकाल की एक से एक व्यवस्था अकाल हो जाती थी। तो उस समय क्या होता था कि लोग अपना जो जनसंख्या है वो नियमित भी नहीं रख पाए, एक कंटिन्यूटी नहीं बना पाए, इसलिए उस समय 1911 में उसका देखा गया, 1911 से 21 के बीच में नकारात्मक भी वृद्धि देखा गया। इसलिए 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। अब देखिए, प्रथम अवस्था अगर देखा जाए 1901 से 1921 के बीच में, इस काल में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत धीमी रही। इस समय जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रहा? बहुत धीमी रही। द्वितीय अवस्था में 1921 से 1951 के बीच क्या है? इस समय जनसंख्या लगभग स्थिर तथा धीमी गति से बढ़ी, लगभग स्थिर और धीमी गति से बढ़ी। तृतीय अवस्था में क्या हुआ? इस अवधि में जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ा। इस समय ही थर्ड फेज में अगर देखा जाए 1951 से 1981 के बीच, तो जनसंख्या क्या है कि अत्यधिक तीव्र वृद्धि हुआ और महाजनसंख्या का विस्फोट यही समय हुआ 1951 से 21 के बीच में। इस समय क्या हुआ कि चिकित्सा व्यवस्था में भारत थोड़ा सा डेवलप हो चुका था, चिकित्सा व्यवस्था आ चुका था भारत में, दुरुस्त हो चुका था चिकित्सा व्यवस्था, और जन्म दर तो उच्च हो गया। क्या हुआ? जन्म दर उच्च रहा है, जन्म दर उच्च रहा, लेकिन वही मृत्यु दर निम्न हो गया। मृत्यु दर क्या हुआ? निम्न हो गया। तो वही जन्म दर और मृत्यु दर की जो फासला ज्यादा हो गया। अब इसमें क्या हो गया? जितना लोग जन्म ले रहे हैं उससे बहुत कम लोग मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि जनसंख्या का विस्फोट हो गया, अर्थात जनसंख्या वृद्धि हो गई इस समय। और चतुर्थ अवस्था में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग समझदारी विकसित हो गया, लोग देखने लगे कि हमारे दो जनसंख्या में नियंत्रण करने के उपाय ढूंढने लगे। इसलिए चतुर्थ अवस्था में जनसंख्या तो वृद्धि रहा, लेकिन वृद्धि की दर में गिरावट आई। वृद्धि की दर में क्या हुआ? गिरावट आई। अब 2011 के प्रमुख कुछ संकेतक देख लीजिए, मेजर इंडिकेटर्स क्या क्या है। तो लिंगानुपात, तो देखिए भारत का लिंगानुपात जो है ना 943 है। 943 व्यक्ति, मतलब 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसमें से 2001 में देखा जाए तो 933 था, और अगर देखा जाए सबसे अधिक लिंगानुपात तो केरल में है, दूसरा नंबर में तमिलनाडु, तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर में कहां है? तो आंध्र प्रदेश है। अब आ जाइए आप लोग न्यूनतम शीर्ष 3 देख लिए। न्यूनतम हरियाणा हमेशा पूछता है कि न्यूनतम राज्य बताइए लिंगानुपात का, तो हरियाणा। अधिकतम लिंगानुपात का तो केरल। कंटिन्यू भी आपको सीक्वेंस से भी पूछेगा कि क्रम से सजाएं, कौन सा सबसे अधिक है और सबसे कौन सा है। तो कंटिन्यू अगर देखा जाए तो हरियाणा सबसे न्यूनतम है, उसके बाद दूसरे नंबर में जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका हो जाएगा सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा केरल का सबसे अधिक है, उसमें से 1084 व्यक्ति, मतलब 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। तो मतलब वहां पे लिंगानुपात पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ कारण भी है कि बहुत सारे पुरुष क्या होते हैं कि वो चले जाते हैं विदेश, तो वहां पे नहीं काउंटिंग हो पाता, इसलिए महिलाएं वहां पे ज्यादा हैं। और सबसे कम अगर देखा जाए तो हरियाणा, दूसरा नंबर में जम्मू कश्मीर,
तीसरा नंबर में सिक्किम। हरियाणा का कितना है लिंगानुपात? 879 मतलब 1000 पुरुष पर मात्र वहां पे 879 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 2011 में 919 रहा है। ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। ये लिंगानुपात का मतलब हुआ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात बोला जाएगा तो केरल में है। दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में, तीसरा नंबर में आंध्र प्रदेश में, और सबसे न्यूनतम अगर देखा जाए तो हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, तीसरा नंबर में सिक्किम। शिशु लिंगानुपात अगर देखा जाए भारत का तो 919 व्यक्ति जो है, बच्चा जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं तो वो 919 है। मतलब 1000 छोटे बच्चे पर, पुरुष बच्चे पर 919 बच्चियां हैं, जो बहुत दयनीय स्थिति है। अब आ जाइए साक्षरता दर। भारत की कुल साक्षरता दर 73% रही है। पुरुष साक्षरता दर 80.9 तथा महिला साक्षरता दर 64.6% रही है। 2001 की तुलना में कुल साक्षरता दर में 8.16% की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुई है? 8.16% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन सा है? तो केरल है। दूसरा नंबर में मिजोरम, तीसरा नंबर में गोवा। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता बोला जाए तो किस राज्य का है? तो केरल का है। किस राज्य का है? तो केरल का। दूसरा नंबर में मिजोरम, तीसरा नंबर में गोवा। न्यूनतम साक्षरता दर अगर देखा जाए तो बिहार, दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर में राजस्थान। अब आ जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप का है 91.8%। न्यूनतम दर अगर देखा जाए, न्यूनतम दादर नगर एवं दादर नगर हवेली का कितना है? 76.2%। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रम से सजाने के लिए भी आ सकता है। पूछ सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। दूसरा नंबर में कौन सा है? मिजोरम। तीसरा नंबर में गोवा। प्रतिशत भी पूछ सकता है। न्यूनतम साक्षरता दर अगर देखा जाए तो बिहार का है जो 61.1% है। दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर में राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है 91.8% है, और न्यूनतम अगर देखा जाए तो दादर नगर हवेली का है जो 76.2% है। महिला साक्षरता में न्यूनतम राज्य बिहार है, दूसरा नंबर में झारखंड है और तीसरा नंबर में जम्मू एंड कश्मीर। महिला साक्षरता में आ जाइए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर घनत्व वाला क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो भारत में अभी 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो 2001 में कितना है? 325। कहीं कहीं 324 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 325 है। आप बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां जनसंख्या निवास करती है। दूसरा नंबर में पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर में केरल। देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, और अभी दूसरा नंबर में आ गया। अब बिहार आ गया है प्रथम नंबर में कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक? तो बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहां सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए
केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली का है, कितना है 11,320। दूसरा नंबर में चंडीगढ़ 9,258। तीसरा, ये दोनों हमेशा आप लोग, तीसरा नंबर में पुडुचेरी है जो 2,547 है। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली में। दूसरा नंबर में चंडीगढ़, तीसरा नंबर में आपका है पुडुचेरी। अब आ जाइए जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 17.7%। ये हमेशा पूछता है कि भारत की दशकीय जनसंख्या दर कितना है, तो 17.7%। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देगा 17.5 भी दे देगा। देखिए 17.5 क्या है जानते हैं, 17.5 है आप लोग का कि विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन यही अगर बोला जाए कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 17.7% है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य कौन सा है जनसंख्या का, तो मेघालय, कितना है 27.9% है, 27.9%। सर्वाधिक वृद्धि दर, हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय, सर्वाधिक मेघालय हो गया। दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश कितना है, 26%। उसके बाद बिहार तीसरा नंबर में 25.4%। आ जाइए आप न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, तो नागालैंड। इसमें नागालैंड एक ऐसा राज्य है कि जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि हुई है, मतलब माइनस में गया है, कितना, तो -0.6%। दूसरा नंबर में केरल सबसे न्यूनतम में है, तीसरा नंबर में गोवा, तीसरा नंबर में कौन सा है, गोवा है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय। दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर में बिहार, किसमें, तो जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य में। और न्यूनतम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक, सबसे कम नागालैंड, दूसरा नंबर में केरल, उसके बाद गोवा। अब आ जाइए ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का कुछ है, वो देख लीजिए। देखिए भारत में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 68.8%, 68.8%। ये हो गया आपका रूरल क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर अर्बन क्षेत्र में देखा जाए तो 31.2% हो गया आपका। ये हो जाएगा आपका, कहाँ निवास करती है, तो अर्बन क्षेत्र में। कहाँ निवास करती है, अर्बन क्षेत्र में, आपका 31.2। बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या आप लोग ये मिला लीजिए। शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर अगर देखा जाए तो 31.8% है और ग्रामीण जनसंख्या का 12.3% रही है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार राज्य, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ध्यान रखिएगा, राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसका मुख्यमंत्री जान रहे हैं, बाबा हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा बाबा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अब आ जाइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या के अधिक होने से इससे जनसंख्या का लाभांश वाला देश कहा गया है या कहा जाता है। जनसंख्या का लाभांश का मतलब हो गया कि 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या, देखिए जो जनसंख्या लाभांश हम लोग क्लास लेंगे उसमें से सब संस्था का, भारत का जनगणना का, सब अब अलग अलग, किसी ने बोला है कि 15 से 60 वर्ष के आयु को हम जनसंख्या लाभांश बोलेंगे, किसी ने बोला है 15 से 64 वर्ष।
क्योंकि 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है। ये खुद डिपेंड रहता है, अपना खुद आजीविका का पालन करते हैं और अपना बच्चे और बूढ़े माता पिता को सेवा करते हैं। लेकिन 0 से 14 वर्ष और उसके बाद 65 वर्ष से अंतिम जितनी वायु है, अंतिम वायु के बीच जनसंख्या, ये और दूसरे पर डिपेंडेंट जनसंख्या रहते हैं। इसलिए जनसंख्या का लाभांश का मतलब हो गया कि ये कार्यकारी जनसंख्या रहता है। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग भारत में निवास करता है। जैन समुदाय की जनसंख्या मुख्यतः शहरी क्षेत्र में रहती है। कुल प्रजनन दर एक महिला द्वारा जन्मे बच्चों की औसत क्या होती है? संख्या होती है। धार्मिक आधार पर अगर कामकाजी जनसंख्या के आंकड़ों को देखेगा तो केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2015 में धार्मिक आधार पर कामकाजी जनसंख्या के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय औसत कार्यशील जनसंख्या आबादी कितना है? 40%, जो देश के कुल आबादी का 48.2 करोड़ दर्ज किया गया है। कितना? मतलब 48.2 करोड़ दर्ज किया गया है, जो हो गया मेरा कार्यशील आबादी। अब जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े ये देखना जरूरी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, दूसरा नंबर में मिजोरम, उसके बाद लक्षद्वीप और चौथा नंबर में गोवा। ये बार बार पूछेगा साक्षरता में कब सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, तो महिला साक्षरता आप लोग को इसलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला तो बिहार, दूसरा नंबर में झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दामन दीव। दिल्ली में कितना है? 11,320, चंडीगढ़ में 9,258, पुडुचेरी में 2,547 और दामन दीव में कितना है? 2,191। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितना है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नंबर में कितना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम है। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम में कितना है? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सिक्किम में कितना है? 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहां पे है? अरब सागर में। कहां पे है? अरब सागर में। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में है। कहां पे है? बंगाल की खाड़ी। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बता चुके हैं, सबसे छोटा सिक्किम। उसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अगर देखा जाए तो दिल्ली, और सबसे कम देखा जाए तो लक्षद्वीप जनसंख्या के। अब जनगणना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए, जो क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछेगा कि 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और भारत की जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जाता है। कारण क्या है? तो 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग अधिक जनसंख्या होने का कारण है। क्या है? 15 से 64 वर्ष। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर कितना रही? 17.7%। कितना रही? 17.7%। और विश्व का मतलब भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5%। बार बार हम आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं। 1981 से 1991 के बीच में लिंगानुपात सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी। कब सर्वाधिक लिंगानुपात में कब गिरावट दर्ज किया गया है? तो 1981 से 1951 के बीच। जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय क्षेत्र में रहता है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था 2045 तक हम लोग जनसंख्या का स्थिरता प्राप्त कर लेना, जो अब क्या कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया। इसका बढ़ा करके 2045 के स्थान पर 2070 कर दिया गया है। कुल प्रजनन दर का अर्थ क्या है? एक महिला द्वारा जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को क्या बोलते हैं? कुल प्रजनन दर। और जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु की लिंगानुपात कितना है? 919। कितना है? 919। ये ध्यान रखिएगा। आज हम लोग थोड़ा देखें भारत का। अभी
उसके बाद हम लोग झारखंड का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात झारखंड का एक एक करके हम लोग उसके बाद देखेंगे। हम लोग के साथ बने रहिए। धन्यवाद।